हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। संजय कुमार। हम जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे थे प्लस टू का, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था गठबंधन की राजनीति। तो गठबंधन की राजनीति के बारे में पढ़ भी चुके हैं कि किस प्रकार हमारे भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। जैसे हमने बात की थी 1967 राज्यों में, 1977 केंद्र के अंदर, यानी स्टार्टिंग वाले जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो जब कांग्रेस को एक दल को जब बहुमत मिल रहा है तो गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं थी। गठबंधन की कब आवश्यकता पड़ती है? जब एक दल को बहुमत न मिले। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर दो तीन दल, एक से ज्यादा दल मिलकर क्या करते हैं, अपनी सीटें पूरी करते हैं और सरकार बनाते हैं। उसे बोलते हैं हम गठबंधन की राजनीति। एक साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं। साझा कार्यक्रम तैयार करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जितने भी दल मिलते हैं उनकी नीतियां अलग अलग होती है, उनके विचार अलग अलग होते हैं, तो ऐसे तो इकट्ठे रह नहीं सकते। फिर वो मिलकर एक समझौता करते हैं और एक साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं, हम ये करेंगे। फिर वो सभी दल उससे सहमत हो जाते हैं और सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने इसके आधार पर 15वीं लोकसभा तक हमने चर्चा की थी। यानी स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग वाले चुनावों की तो हमें आवश्यकता ही नहीं थी पढ़ने की। तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। दिक्कत आई थी 11वीं और जो 15वीं लोकसभा तक, जिसके अंदर गठबंधन की राजनीति चली थी। 16वीं और 17वीं फिर दिक्कत खत्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 16वीं लोकसभा थी उसमें एनडीए को बहुमत मिला था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जनतांत्रिक गठबंधन, ये कहा था ये बीजेपी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना हुआ गठबंधन है। ठीक है, इसको बहुमत मिला था। देखो, वैसे तो बीजेपी को, खुद भाजपा को इतनी सीटें मिल चुकी थी कि उसको अन्य राजनीतिक दलों की आवश्यकता ही नहीं थी। यानी भाजपा अकेली सरकार बना सकती थी, नरेंद्र मोदी जी अकेली सरकार बना सकते थे, लेकिन ये गठबंधन है तो उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार। वैसे तो भाजपा अकेली सरकार बना सकती है। हम बात करें 16वीं लोकसभा में भाजपा को अकेली को 282 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी। अगर हम टोटल गठबंधन की बात करें, यानी जितनी शिवसेना और भी उसके अंदर पार्टियां थी, यानी गठबंधन थी तो बहुत सी पार्टियों से मिलकर बनेगी, उन सभी सीटों की बात करें तो टोटल 336 सीटें मिली थी। टोटल कितने मिली थी? 336। यानी 336 में से 282 अकेली भाजपा सीट लेके गई थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और सभी जितने भी उसके गठबंधन में जितने भी दल शामिल थे, अगर उन सभी सीटों को शामिल कर ले तो टोटल सीटें हो जाएगी 336। और 16वीं लोकसभा के अंदर अगर हम कांग्रेस की बात करें, और कांग्रेस का तो आपको पता ही है कौन सा था, यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये मैं आपको बताया था भी। जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है इसका जो नेतृत्व कर रहा है वो कांग्रेस कर रही है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसका नेतृत्व कर रही है भाजपा कर रही है। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर टोटल जो सीटें मिली थी कांग्रेस को वो 44 मिली थी, अकेली कांग्रेस को। 16वीं लोकसभा की बात हो रही है अभी, कांग्रेस को कितनी मिली थी? 44 सीटें मिली थी। अगर हम उसके पूरे गठबंधन की बात करें, क्योंकि ये कांग्रेस थी, अन्य दल भी शामिल थे, तो टोटल सीटें हुई थी उसके पास 59। इसका मतलब बहुमत किसको मिला? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है एनडीए को, तो इसने क्या बनाई? सरकार बनाई, बस। ठीक है, और इसके जो नेता थे, कौन था नेता? नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें, इससे और चमत्कार हुआ था। देखो, ये पहली बार ऐसा हुआ था 16वीं लोकसभा में, या तो हुआ था 1984 के अंदर, किसी दल को जैसे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी स्पष्ट पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। यानी कांग्रेस ने अकेली नहीं सरकार बना सकती थी, वो अकेली सरकार बनाती थी, उसने इतनी सीटें उसको प्राप्त हुई थी। या उसके बाद 16वीं लोकसभा में हुआ है, किसी दल को इतनी सीटें प्राप्त हुई थी। और 17वीं लोकसभा में तो और भी चमत्कार हो गया था। जो भाजपा थी, अकेली भाजपा को 303 सीटें मिली थी। अकेली भाजपा को, यानी बीजेपी 282, यानी कितनी सीटें? 21 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, यानी इतनी सीटें उनकी बढ़ चुकी। इसका मतलब वो अकेली सरकार बना सकती है।
कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 77वीं लोकसभा में वो मिली थी 52, यानी 16वीं थे 44, अब 52 यानी लगभग 8 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर बहुमत किसको मिला? एनडीए को 17वीं में, और 17वीं में सरकार किसने बनाई? एनडीए ने, और इसके जो नेता थे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए। ठीक है, ये थी हमारी 16वीं और 17वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा तक हम पढ़ चुके थे। हमने बताया था 14वीं और 15वीं लोकसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, यूपीए की सरकार थी। ठीक है, और यूपीए की सरकार के अंदर जो नेता थे वो मनमोहन सिंह को बनाए गए थे, जो एक अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के जो गवर्नर भी रह चुके थे, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं हम। देखो, अगर हम बात करें तो ये गठबंधन एक नियति सी बन चुका है। गठबंधन नियति, नियति यानी ये तो हमारे साथ जुड़ चुका है, अब इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और ये गठबंधन है, अगर इसको अगर आप जब राजनीति के पूरे स्टूडेंट बन जाओगे, बढ़िया तरीके से आप नॉलेज प्राप्त करोगे, तो आपके दिमाग में एक बात उठेगी कि जब ये मान लेते हैं 3 दल मिलकर सरकार बनाती है, 3 दल मिलकर गठबंधन तैयार करते हैं, जो राजनीतिक दल का जो गठन होता है ना, राजनीतिक दल बनाते हैं, वो किसी न किसी विचारधारा पर बनाया जाता है। इसका मतलब तीनों की विचारधारा सेम तो हो नहीं सकती, अलग अलग होगी। विचारधारा क्या होगी? अलग अलग होगी। ऐसी स्थितियों को आपस में मिल कैसे जाते हैं, समझौता कैसे कर लेते हैं? इसकी विचारधारा अलग है, इसके सिद्धांत नियम विचारधारा क्या है, अलग है। इसी स्थिति में गठबंधन, इसका मतलब यहाँ पर इनका उद्देश्य है अपनी विचारधारा, अपने उद्देश्यों को, सिद्धांतों को पूरा नहीं करना है, बल्कि क्या है, सिर्फ क्या करनी है? सत्ता प्राप्त करनी है। देखो, आपने देखा होगा 2 दल पहले तो जब चुनाव होता है ना, तो आपस में पूरा कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे पर पूरा जोर लगाते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, बहुत कहते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वही आपस में मिलकर सरकार बना लेते हैं ना। समझे ना बात? तब चुनाव के दौरान तो बिल्कुल एंटी होते हैं, विरोधी होते हैं, एक दूसरे पर पूरा कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे पर पूरा बुरा कहते हैं, भ्रष्टाचार का या किसी और का आरोप लगाते हैं, घोटाले का आरोप लगाते हैं, खूब भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, फिर वही दल आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं? सरकार बना लेते हैं। इसका मतलब मेन क्या है? सत्ता प्राप्त करनी है जी। ठीक है, और गठबंधन के बारे में बता चुका हूं, 2 प्रकार का होता है, एक तो चुनाव से पहले का गठबंधन और एक होता है चुनाव के बाद का गठबंधन। चुनाव से पहले का गठबंधन का उद्देश्य होता है भी जो सत्ता में सरकार होती है उसको बाहर निकालना, सत्ता में सरकार को बाहर निकालना। जैसे वर्तमान में जो चुनाव हुआ था हमारे 17वीं लोकसभा का, उसके अंदर भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस ने बहुत गठबंधन किए थे, बहुत राजनीतिक दलों से समझौता किया था ताकि भाजपा को सेंटर से बाहर निकाला जाए। ये तो हो गया चुनाव से पहले का गठबंधन। चुनाव के बाद उसका उद्देश्य होता है सरकार बनाना। क्या उद्देश्य होता है? सरकार बनाना। क्योंकि जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत नहीं मिला, क्योंकि संसदीय शासन तंत्र होता है और भारत के अंदर अपनाया गया संसदीय शासन तंत्र, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, जब तक बहुमत नहीं होता, जितनी सीटें, जितनी उनको आवश्यकता होती है उतनी सीट अगर उनको प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार नहीं बना सकते। सरकार बनाने के लिए एक निश्चित बहुमत चाहिए उसको, तो जब बहुमत नहीं मिलता किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को, ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर समझौता करती है और आपस में सीटें जोड़कर बहुमत पूरा कर देती है और सरकार का निर्माण कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं भारतीय गठबंधन राजनीति की विशेषताएं। भारतीय गठबंधन राजनीति की विशेषताएं। देखो, हमने भारतीय गठबंधन थी, राजनीति थी, उसके बारे में, मुद्दे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था, जो ये चला था वो 1967 से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत इस चीज़ों में पढ़ते हुए थे ना। कुछ राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, जैसे हमने किया था राजस्थान के अंदर, ठीक है, पंजाब वगैरह के अंदर बहुमत नहीं मिल पाया था। उसके बाद जैसे हमने उड़ीसा वगैरह, तमिलनाडु पढ़ा था, उसके अंदर तो बिल्कुल ही कम सीटें मिली थी कांग्रेस को। तो एक दल के पास इतनी सीटें नहीं थी वो सरकार बना सके, ऐसी स्थिति में वहां पर गठबंधन हुआ था, समझौता हुआ था, मिली जुली सरकार बनी थी।
केंद्र के अंदर हमने पढ़ी थी 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, और जनता पार्टी के अंदर हमने कुलदीप नायर की जो परिभाषा थी, स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं हम, जो हमारी पिछली क्लास थी। उसके अंदर ये पढ़ा था, कुलदीप नायर ने कहा था कि जनता पार्टी भी जो कार्य करती थी ना, एक तरह गठबंधन या मिलीजुली सरकार के रूप में ही काम करती थी, मिलीजुली सरकार के रूप में ही काम करती थी। तो अब इसके अंदर पहली होता है विशेषता, गठबंधन में एक राजनीतिक दल की प्रधानता। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने यूपीए पढ़ा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को पढ़ा, इसके अंदर नेतृत्व किसका था, यानी प्रधान कौन था, हेड कौन है, कांग्रेस। कल तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन हेड कौन होगा इसका, कांग्रेस। हमने पढ़ा था एनडीए, यानी दो ही तो महत्वपूर्ण जो गठबंधन है उसकी चर्चा कर रहे थे हम। एनडीए पढ़ा था, इसके अंदर नेतृत्व करती जो दल है वो कौन सा है, वो है बीजेपी, भाजपा। अब सुनो बात, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे यहाँ पर विशेषता भी एक राजनीतिक दल की प्रधानता होती है, यानी सभी दल मिलकर जो गठबंधन बनाते हैं उसके अंदर सभी दलों की प्रधानता नहीं होती, सब दल एक दल के नीचे काम करते हैं। सभी दल क्या करते हैं, एक राजनीतिक दल के नीचे काम करते हैं। जैसे जो एनडीए में जितने भी दल शामिल है वो टोटल भाजपा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही दल प्रधान है यहाँ पर, कौन, एनडीए, भाजपा। यानी एनडीए गठबंधन में जो नेतृत्व करता है, जो प्रधान जो दल है वो कौन है, बीजेपी यानी भाजपा। अगर मैं बात करूं यूपीए के अंदर बहुत से दल शामिल है, लेकिन उसका जो नेतृत्व करता है, जो उसका प्रधान दल है, जो मेन हेड दल है वो कौन है, कांग्रेस। तो ये इसकी हमारे भारत की पहली विशेषता है। तो यहाँ पर जो गठबंधन बनता है ना, उसके अंदर एक ही दल की प्रधानता होती है, वही दल उसका नेतृत्व करता है पूरे गठबंधन का। दूसरी विशेषता की बात करें हम, गठबंधन में राजनीतिक विचारों की समानता का अभाव। देखो इस चीज की चर्चा अभी की थी हमने, क्योंकि जो भी दल बनता है ना, सभी दल इनकी अलग अलग विचारधाराएं होती है, सभी दलों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। अगर एक ही दल को बहुमत मिले, तो इसका मतलब वो दल क्या बना लेगा, सरकार बनाएगा, और सरकार में जितने व्यक्ति होंगे वो उसी दल के होंगे, उसे दूसरे दल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको बहुमत मिल चुका है, पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका है। तो सारी सरकार के जितने व्यक्ति होंगे उसी दल के होंगे। इसका मतलब उस दल की विचारधारा तो एक ही होगी, और सभी व्यक्ति एक ही विचारधारा से संबंधित होंगे। लेकिन जब गठबंधन होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, मिलीजुली सरकार होती है, ऐसी स्थिति में बहुत से दल आपस में मिलते हैं। जब बहुत से दल आपस में मिलते हैं तो उनकी विचारधारा भी अलग अलग होती है। इसका मतलब उनके राजनीतिक विचारों का अभाव पाया जाता है, समानता नहीं होती, क्योंकि गठबंधन यानी मिलीजुली सरकार में एक से अधिक दल के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर तो एक ही दल के व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर एक से अधिक दल के व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब एक से अधिक दल होंगे तो विचारधारा भी क्या होगी, एक से ज्यादा विचारधाराएं होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पर समानता का अभाव है, क्योंकि अलग अलग दल होंगे। गठबंधन का अर्थ होता है अलग अलग दल मिलकर बनाएंगे, अलग अलग दल होंगे तो उनकी विचारधारा भी अलग अलग होगी। इसका मतलब उनके विचार आपस में कभी नहीं मिलेंगे, उनकी विचारधारा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो भारतीय राजनीतिक गठबंधन की ये भी विशेषता है, यहाँ पर राजनीतिक विचारों की समानता का अभाव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़े गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि एक से अधिक दल क्या करते हैं, एक से अधिक दल मिलकर गठबंधन बनाते हैं, है ना, मिलकर गठबंधन बनाते हैं। अब वो आपस में समझौता करते हैं, और समझौता करके क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं।
लेकिन चुनाव के बाद जैसे अपने पढ़ते हैं दल बदल की राजनीति, दल को चेंज कर लेना, ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर ये गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, गठबंधन को तोड़ भी देते हैं, गठबंधन को तोड़ देते हैं। यानी वो कई दल अगर अन्य दलों से सहमत न हो, क्योंकि विचारधारा अलग अलग होती है, विचारधारा अलग अलग होती है, तो कोई ना कोई दल होगा वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं होगा, क्योंकि वो अलग चाहता है, दूसरा दल अलग चाहता है, तीसरा अलग चाहता है, क्योंकि बहुत से दल शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसको ये बात पसंद नहीं आती जिस दल को, वो क्या करेगा, उस गठबंधन को छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा तो स्थायित्व नहीं रहेगा। स्थायित्व का होता है स्थायी होना, क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ दल छोड़ के चले गए, जब छोड़कर चले गए तो ऐसी स्थिति में बहुमत कम हो गया ना। ये देखो दलों ने मिलकर तो सरकार बनाई थी, यानी बहुमत पूरा किया था, उसके अंदर मान लो एक दल चला गया, रूस कर नाराज हो गया, वो कहता है जी मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, या तो मेरी बात मानी जाए या मैं जा रहा हूँ छोड़कर। अगर वो छोड़कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में सीटें कम हो जाएगी, सीटें कम होगी गठबंधन की तो बहुमत कम हो जाएगा और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें स्थायित्व नहीं होता, गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता, क्यों, गठबंधन बन जाता है और बाद में टूट भी जाता है। और आपने देखा होगा ये राजनीति चलती है, कोई कभी किसी दल में शामिल हो जाता है, कोई किसी दल में शामिल हो जाता है, यानी ऐसी स्थिति चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसकी विशेषता की बात करें हम, गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का अभाव होता है, यानी स्पष्ट विचारधारा नहीं होती कोई। जब एक ही दल सरकार बनाए ना, एक ही दल को बहुमत मिले और एक ही दल सरकार बनाए, ऐसी स्थिति में तो उस दल की क्या होती है, एक स्पष्ट विचारधारा होती है। एक दल की तो स्पष्ट विचारधारा होती है, मेरे को ये करना है, जनता के लिए सरकार सार्वजनिक सेवाएं करनी है, या कोई जॉब देना, कुछ भी हो, कोई धारभूत ढांचा विकास करना है, सड़कें बनानी है, यानी औद्योगिक विकास करना है, कृषि विकास करना है, उसकी कोई ना कोई स्पष्ट विचारधारा होती है, गरीबों पर या किस पर, व्यापारियों पर। लेकिन जब बहुत से दल मिल जाते हैं तो इसी स्थिति में स्पष्ट विचारधारा नहीं रहती भी करना क्या है। और आप मान के चलो जो गठबंधन की राजनीति है ना, जो सरकार बनाते हैं, जो मिलीजुली सरकार है, वो काम कम ही करते हैं, कम करने का रीजन होता है वो सिर्फ अपनी सरकार को विचारते रहते हैं। अपने राजस्थान में भी हुआ था, अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने में टाइम निकाल दिया 6 महीने साल, तो क्या करे बेचारा, अगर मान लो वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी सरकार गिर जाएगी। यानी आधा टाइम से ज्यादा तो उसका टाइम सिर्फ सरकार बचाने में लग जाता है। अगर उसके पास बहुमत होता फिर तो जरूरत ही नहीं है, वो मर्जी कर सकता है, कोई भी बढ़िया निर्णय ले सकता है, अच्छा निर्णय ले सकता है, क्योंकि सरकार स्थायी रहती है, विचारधारा एक ही होती है। लेकिन जब बहुत से दल मिलते हैं फिर उनको सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है कि कोई दल नाराज ना हो जाए। अगर कोई दल नाराज हो गया तो वो निकल जाएगा वो गठबंधन से, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार चल ही नहीं पाएगी। इसका मतलब इसमें एक स्पष्ट विचारधारा नहीं होती, सभी की सुननी पड़ती है एक विचार, क्योंकि अनेक विचारधाराओं के दल इकट्ठे होते हैं तो स्पष्ट विचारधारा कहाँ होगी, वो आपस में कभी उनके विचार मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो गठबंधन के अंदर, भारतीय गठबंधन की राजनीति की बात करें तो उसमें एक विशेषता ये भी, इसमें कोई स्पष्ट विचारधारा का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। उसके बाद बात करें हम, जो गठबंधन होता है ना भारत के अंदर, वो राजनीतिक दल या विचारों के आधार पर गठन नहीं होता, गठित नहीं होता, बल्कि किससे होता है, नेता के आधार पर होता है। और आप देख लो, नेता देखा जाता है सिर्फ, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सिर्फ नेता देखा गया था, इंदिरा गांधी, यानी उनका व्यक्तित्व कैसा, जैसे वर्तमान नरेंद्र मोदी जी। आप ईमानदार देख लो, अब जो 17वीं और 16वीं लोकसभा में जो वोट दिए, जनता के द्वारा जो वोट दिए गए थे ना, उनको पता नहीं था हमारे एमपी है कौन, किसको वोट दे रहे हैं। सबके जुबान पर यह था जी हम तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सीधा वोट थोड़ दे रहे हैं हम तो उनके जो एमपी है उनको जिता रहे हैं। क्योंकि वहां पर नेता से जाना जाता है, हमारा बीजेपी है ना वो नेता से जान रही है, अब बीजेपी की जो सरकार है सेंटर के अंदर वो नेता से जानी जाती है, तो वहां पर नेता कैसा है। इसका मतलब आप देख लेना थे, पूछ लेना किसी, जब ये चुनाव हो रहे थे ना उनसे पूछा भी आप वोट किसको देंगे, वो कहे जी हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लेकिन वास्तव में उनका कोई एमपी था, कोई व्यक्ति था, वोट तो उसको देना था। तो ऐसी स्थिति में जो इसका
निर्माण होता है ना वो किसके आधार पर होता है, नेता के आधार, यानी नेता प्रमुख हो जाता है यहाँ पर। और भारत के अंदर स्थिति यही है, हम राजनीतिक दल को तो भूल जाते हैं, विचारों को भूल जाते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, बल्कि हम सिर्फ नेता को देखते हैं कि उसका जो नेता है वो कैसा है। क्योंकि आपको पता है जो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो तो राजनीतिक दल का नेता ही बनेगा, तो हमें तो मेन नेता पर फोकस करना है। क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं भी राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो जिस दल को बहुमत मिला है, उस दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। आर्टिकल 76 पढ़ चुके हैं, 76 हमने कार्यपालिका के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर जो गठन होता है वो नेता के आधार पर होता है, कोई विचारधारा के आधार पर नहीं होता, सिर्फ नेता के आधार पर क्या होता है, गठबंधन होता है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, हमारे यहाँ पर एक स्थिति पाई जाती है, इसे बोलते हैं हम दल बदल की, है या नहीं, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। इसी कारण तो स्थायी नहीं रहता, स्थायित्व का अभाव होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कभी कोई दल इसी गठबंधन में शामिल हो जाता है, नेक्स्ट इस गठबंधन को छोड़ के दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाता है, यानी ये दल बदल की स्थिति चलती रहती है, दल चेंज करते रहते हैं। हमारे भारतीय गठबंधन की विशेषता है, कभी वो किसी दल में रहता है कोई राजनीतिक दल, फिर उसको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चला जाता है, उसको छोड़ के फिर तीसरे गठबंधन में चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये स्थायित्व नहीं है, गठबंधन एक स्थायी नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्थायित्व का अभाव पाया जाता है गठबंधन के अंदर, तो इसके अंदर दल बदल की स्थिति होती है, यानी दल बदलते रहते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो व्यक्ति होते हैं, वो दल चेंज करते रहते हैं। इसी कारण इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं बच्चों, ये तो पढ़ लिया आपने इसकी विशेषताएं, बिल्कुल सिंपल है ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब पढ़ते हैं गठबंधन बनता ही क्यों है, यानी गठबंधन की राजनीति के कारण ये गठबंधन बनता ही क्यों है। और सबसे पहले इसकी विषय बनने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1967 के अंदर, एक बताया था आपको 1977। 1967 में बहुत से राज्यों में कांग्रेस को पहले तो मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, और कांग्रेस को नहीं मिला तो मतलब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। और संसदीय शासन प्रणाली ये कहती है कि जब तक बहुमत नहीं होगा सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो फिर ये क्या करते हैं, बहुमत के लिए क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, यानी मिली जुली सरकार का निर्माण करते हैं। 1977 में ये बात सेंटर में हुई थी, केंद्र में हुई थी, यानी पहले तो कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था, यहाँ पर आकर कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला और जनता पार्टी को बहुमत मिला, और जनता पार्टी ने क्या की, सरकार बनाई। इसका मतलब सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि इसके कारण क्या है। इसका कारण यही है कि किसी एक दल को बहुमत न मिलना, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको ये कहता है कि जब तक बहुमत नहीं मिलेगा जब तक आप सरकार नहीं बना सकते। और जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ऐसी स्थिति में ये होगा भाई उसे बहुमत बनाने के लिए, बहुमत पूरा करने के लिए वो अन्य दलों को साथ मिलाएगा। इसका मतलब गठबंधन बनाएगा या मिलीजुली सरकार का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसके हम कुछ कारण पढ़ते हैं। कारण तो हो गया, बस यही होता है, तो इसके अंदर बहुमत नहीं मिलता। ये आप 1967 में देख चुके हो। कुछ राज्यों की बात भी की थी हमने, राजस्थान, पंजाब की, यूपी की बात की थी, जिसके अंदर कांग्रेस बड़े दल के रूप में थी लेकिन बहुमत नहीं था। उसके बाद हमने पढ़ा था उड़ीसा, तमिलनाडु, उसके अंदर तो किसी दल को यानी कांग्रेस बड़े रूप में ही नहीं थी, कांग्रेस को सीटें कम मिली थी। ऐसी स्थिति में बहुमत की आवश्यकता पड़ी। और हमने ये भी पढ़ा था जो 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा है, 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा, ये गठबंधन की राजनीति है। क्या है, गठबंधन की राजनीति। देखो इसके अंदर थोड़ा बताता हूँ। स्टार्टिंग वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुमत था, 1977 में जनता पार्टी को मिला, 1980 से 1984 यानी 1980 में फिर कांग्रेस को बहुमत मिला, 1984 तक इंदिरा गांधी रही थी, 1983 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1983 को।
उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के प्रति लोगों का थोड़ा मोह बढ़ गया। कांग्रेस को लोग चाहने लगे यार क्या यार एक तरह जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, यानी उनके प्रति थोड़ा दया भाव आ गया। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिली, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 1983 के अंदर, पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत मिला था और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद जो कांग्रेस के नेता चुने गए थे वो राजीव गांधी को चुने गए थे। वो 1989 तक चले थे। 1989 के बाद फिर बस गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई, मिली जुली सरकार बनने लगी, बार बार प्रधानमंत्री बदलते गए। जैसे हमने बताया था 1996 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन सरकार रही थी। उसके जस्ट बाद देवगौड़ा जी आए थे, देवगौड़ा 10 माह रहे थे और कांग्रेस ने कह दिया भी जब तक आप उसके नेता को नहीं बदलोगे, यानी प्रधानमंत्री चेंज नहीं करोगे तो हम अपना बहुमत वापस ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपना समर्थन वापस ले लिया, तो देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल आए जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंद्र कुमार जैसे ही ये प्रधानमंत्री बदला गया था कांग्रेस ने फिर समर्थन दे दिया, यानी बहुमत पूरा हो गया। उसके बाद फिर चुनाव हुए, यानी 1 साल हो रहे थे लगभग। उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उनके पास ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद फिर चुनाव हुए थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, यानी एनडीए को बहुमत मिला था, गठबंधन को बहुमत मिला था। फिर वो 5 साल तक रहे थे। फिर आए थे मनमोहन सिंह जी, वो भी एक गठबंधन की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, ठीक है। फिर 15वीं लोकसभा फिर मनमोहन सिंह, फिर 16वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी थे, उनको पूर्ण बहुमत मिला था, भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था। उसके बाद 17वीं लोकसभा में फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी, यानी कहने मतलब बीच के अंदर जो गोलमाल हुआ था, देखो बार बार प्रधानमंत्री बदलते गए। इसका रीजन ये है कि जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक सरकार नहीं चल सकती, चाहे वो 13 दिन रहे चाहे वो 10 माह रहे, बस खत्म है। हाँ, अगर बहुमत है फिर उसको 5 साल से पहले कोई हटा नहीं सकता। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है 17वीं लोकसभा में, तो उसको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत है। अगर कुछ व्यक्ति छोड़ के भी चले जाए ना तो भी बहुमत कम नहीं होने वाला, क्योंकि पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिला हुआ है, इतनी ज्यादा सीटें आई है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको 303 सीटें तो केवल भाजपा को मिली है। अगर अन्य गठबंधन वाले जितने राजनीतिक दल सारे छोड़ के चले जाए ना तो भी उसके पास बहुमत है, केवल भाजपा के पास, भाजपा अकेली सरकार चला सकती है। तो कहने का मतलब है बीच में बहुमत मिली जुली सरकार के कारण बहुमत खत्म होता गया, प्रधानमंत्री बदलते गए। देश में राजनीतिक स्थायित्व तभी रहता है जब एक दल के पास बहुमत रहे, बस। जैसे बहुमत नहीं होगा वैसे ही सरकार के ऊपर तलवार लटकी रहती है कि आप तक कब इस्तीफा देना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है भी गठबंधन राजनीति कुछ लाभ भी है कुछ दोष भी है, यानी मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं। सबसे बात करते हैं हम राजनीतिक जो गठबंधन होता है, गठबंधन, उसके लाभ की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं। उसके बाद हम डीमेरिट की यानी उसके कुछ दोष की बात करेंगे। देखो राजनीतिक गठबंधन के लाभ तो है, ये तो है, हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं ना वो राजनीतिक गठबंधन में ही होते हैं, मिली जुली सरकार में ही होते हैं। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में एक सबसे बड़ा दोष ये है कि जिस दल को बहुमत मिल जाता है उसको 5 साल से पहले नहीं हटा सकते। इसका मतलब वो तानाशाही हो सकता है, क्या हो सकता है, तानाशाही, अपनी मनमर्जी कर सकता है, वो राजा बन के बैठ सकता है, क्योंकि उसको कोई हटा तो सकता ही नहीं जब तक उसके पास बहुमत रहेगा। तो ये इसका एक दोष है। लेकिन जब मिली जुली सरकार बनेगी इसका मतलब एक दल को बहुमत नहीं है, अब वो सभी दलों को साथ लेकर चलेगा, तो इसका मतलब वो तानाशाही नहीं हो सकता, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। अगर वो अपनी मनमर्जी चलाएगा प्रधानमंत्री तो कुछ दल उसके विचारों से असहमत हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे और उसका बहुमत फिर कम हो जाएगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार अपनी सरकार को बचाने रखने के लिए वो सभी दलों की बात सुनता है, अपनी मनमर्जी नहीं करता, इसका मतलब वो तानाशाही नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम पहले इसके लाभ की बात करें तो आप कह सकते हो शासन निरंकुश नहीं हो सकता। इसका मतलब तानाशाही नहीं हो सकता, वो ये पढ़ चुके हैं। यानी सब एक जो दल होता है ना जो सरकार बनाता है, सरकार जो मिली जुली सरकार बनती है उसके अंदर सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है, सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यानी जितने भी दल उस सरकार में शामिल हैं, जितने भी दलों ने मिलकर जो सरकार बनाई वो सभी दलों की बात सुननी पड़ती है। अगर एक ही दल को बहुमत मिल जाए तो वो किसकी सुनेगा, सारा कुछ उसके पास ही है।
पूर्ण बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, वो कुछ भी कर सकता है, मनमर्जी कर सकता है, तानाशाही हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। लेकिन जब मिली जुली सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, इसका मतलब हुआ एक से ज्यादा दल शामिल है उसमें। और तो अगर उसको सरकार चलानी है, प्रधानमंत्री अगर 5 साल तक सरकार चलानी है, तो सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति वो मनमर्जी नहीं कर सकता, वो सभी दलों से पूछकर, सभी दलों से राय लेकर, अगर सभी दल सहमत है तो ही वो ऐसा निर्णय लेगा, वरना नहीं लेगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी थी, वो मनमर्जी कोई भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुमत है, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन उससे पहले बहुत से जो, जैसे देवगौड़ा की बात की थी, इंद्र कुमार गुजराल की बात की थी, ये क्या कमजोर प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव थे, ये कमजोर प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। वो जब भी निर्णय लेते थे तो अन्य दलों से पूछते थे, यानी कोई स्पष्ट और एक ऐसा प्रभावशाली निर्णय नहीं ले पा रहे थे वो। और ध्यान रखना, उनके प्रधानमंत्री काल में कोई ऐसा निर्णय हुआ ही नहीं जिससे कोई देश के अंदर पूरा मतलब चेंज हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो देखो कितना चेंज कर दिया, धारा 370 को तोड़ दिया। एक वो राम मंदिर की बात करते हैं, वो भी बनाया जा रहा है। यानी ये क्या कर रहे हैं, ये निर्णय किस पर डिपेंड करता है, ये निर्णय बहुमत पर डिपेंड करता है। अगर सरकार के पास बहुमत है तो वो निर्णय ले सकती है, अगर बहुमत नहीं है तो वो नहीं ले सकती, इतना मतलब चेंज का निर्णय का नहीं ले सकते। इसका मतलब वो निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अन्य दल उस पर क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। अगर इसकी हम सेकंड बात करें, सेकंड इसके लाभ की बात करें, अधिक योग्य व्यक्तियों का योगदान। देखो हम बात करें, जब एक ही दल की सरकार बनती है, एक ही दल की सरकार में, इसका मतलब एक दल को क्या मिल जाता है, बहुमत बन जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार की मजबूरी होती है भी उसी दल के व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, मंत्री बनाना पड़ता है, क्योंकि वो अन्य दलों को तो ले ही नहीं सकता, अभी जिस दल को, जैसे कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो जितने मंत्री होंगे वो कांग्रेस के होंगे। सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, जितने मंत्री होंगे वो बीजेपी होंगे, क्योंकि उसी दल के व्यक्ति होंगे। ये तो तब स्थिति आती है जब एक दल को बहुमत मिलता है, नहीं एक ही दल क्या करती है, सरकार बनाती है। लेकिन जब मिलीजुली सरकार बनती है, अब यहाँ पर तो उसी दल के व्यक्ति होंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, योग्य है या अयोग्य है। लेकिन मिलीजुली सरकार में एक से ज्यादा दल होते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार में जब मंत्री बनाए जाते हैं तो योग्यता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब कुछ व्यक्ति इसमें योग्य होते हैं, कुछ इसमें होते हैं, कुछ इसमें होते हैं, कुछ, यानी सभी की योग्यता का प्रयोग किया जा सकता है, पूरे देश को इसका बेनिफिट भी होता है, लाभ भी होता है, फायदा भी होता है। देखो यहाँ पर तो मजबूरी है भी उसी दल के व्यक्तियों को बनाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उसको सभी जितने भी दल गठबंधन में शामिल है, सभी दलों के व्यक्तियों को जो योग्यशाली होता है, पूरे देश के योग्य व्यक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि तो इतने दल होते हैं, पूरे देश के होते हैं, यहाँ पर तो एक ही दल होता है, यहाँ पर इतने दल होते हैं, तो योग्यता तो होती है उनमें, ठीक है, एबिलिटी तो होती है। तो कहने मतलब इन सभी की, पूरे देश की योग्यताओं का, अधिक व्यक्ति की योग्यताओं का प्रयोग किया जा सकता है। इससे देश को क्या होता है, लाभ होता है, फायदा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर की हम नेक्स्ट बात करें, व्यापक जन समर्थन। देखो ये क्या होता है, देखो हम बात करें जब एक ही दल सरकार बनाए, यानी एक ही दल को बहुमत मिले, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो जो जन समर्थन होता है वो सिमट कर रह जाता है, इसका मतलब जो अन्य दल आए थे, जनता तो उनके पीछे भी थी। ये देखो मान लेते हैं बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई, लेकिन सीटें कांग्रेस को भी मिली है कुछ। इसका मतलब जो बीजेपी का जन समर्थन था सिर्फ वही सरकार चला रहे हैं, जो कांग्रेस वाले जन समर्थक है उनका तो कोई, वो तो हर 5 साल तक तो उनकी कोई सुनेगा ही नहीं। यानी वो जन समर्थन, जैसे मान लेते हैं मैंने वोट दिया, अगर वो जीत गया इसका मतलब मेरा वोट जीत रहा है, मैंने किसी व्यक्ति को वोट दिया वो हार चुका है, इसका मेरा वोट तो हार चुका है ना, इसका मतलब मेरा समर्थन तो नहीं है उस सरकार को। लेकिन जब मिलीजुली सरकार बनती है, क्या बनती है, मिलीजुली सरकार, यानी गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल होते हैं, तो एक से अधिक दल होते हैं तो सभी दलों के पीछे जन समर्थन होता है, नहीं होता।
इसका मतलब उसमें जो व्यक्ति होंगे वो सभी दलों के होंगे, और सभी दलों के होंगे तो यानी जन समर्थन भी ज्यादा होगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ मान लो इस व्यक्ति ने सरकार बनाई, इस दल ने सरकार बनाई, तो इसके समर्थन इसके करेंगे भी हमारे दल की सरकार बन चुकी है। लेकिन अब जैसे मिली जुली 4 दल शामिल हो गए, तो इसके भी कहेंगे भी मेरे व्यक्ति सरकार में शामिल है, यही कहेगा भी मेरा प्रतिनिधि सरकार में शामिल है, यही कहेगा भी मेरा प्रतिनिधि सरकार में शामिल है, और ये की जनता भी कहेगी मेरे प्रतिनिधि सरकार में शामिल है। इसका मतलब जन समर्थन व्यापक हो जाता है, जन समर्थन बढ़ जाता है, किसमें? गठबंधन की राजनीति में, गठबंधन या मिलीजुली जो सरकार बनती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, और इसका क्या फायदा है? सशक्त विपक्ष का निर्माण। देखो होता क्या है, जो सरकार बनाते हैं उनके पास तो बहुमत होता है, जो सरकार नहीं बना पाते, इसका मतलब जो विपक्ष में होते हैं उनके पास बहुमत नहीं होता, तभी तो सरकार नहीं बना रहे, नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो विपक्ष वाले क्या करते हैं, एक गठबंधन बना लेते हैं, यानी गठबंधन बनाकर वो क्या कर लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और वो क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना। इसका मतलब सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं, नियंत्रण लगाते हैं, वो क्या करते हैं, नियंत्रण, जो अपनी मनमर्जी। देखो अकेला दल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब गठबंधन एक से ज्यादा दल मिल जाए, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। सरकार यदि ऐसा कानून बना रही है, ऐसा कार्य कर रही है जो जनता के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, या वो अपनी मनमर्जी कर रही है, ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करता है, गठबंधन बनाता है, वो गठबंधन बनाकर उस पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। जैसे हमने बात की थी, जैसे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसका मतलब कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी ने, एनडीए ने क्या किया था, उसकी आलोचना की थी। वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो यूपीए का जो गठबंधन है वो क्या कर रही है, बीजेपी की आलोचना कर रही है। बीजेपी कोई कानून बनाती है, कोई ऐसा निर्णय लेती है, कोई डिसीजन लेती है, तो ऐसी स्थिति में यूपीए कांग्रेस क्या करती है, उसकी आलोचना करती है, यानी वो पूरा गठबंधन उसके विरुद्ध हो जाता है। इससे जनता को ज्ञान होता है, क्योंकि जनता तक वो बात पहुंचती है, क्या निर्णय लिया गया, क्या कानून बनाया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है, एक सशक्त विपक्ष का निर्माण किया जा सकता है, जो सरकार पर क्या रख सकती है, नियंत्रण रख सकती है, सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, भी सरकार तानाशाही न हो जाए, सरकार ऐसा काम न करे जिससे जनता को नुकसान हो, ठीक है। तो ये भी, इससे सशक्त विपक्ष का निर्माण भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम इसमें, देखो एक होता है अतिवादी, यानी अतिवाद से मुक्ति। अतिवाद क्या होता है, अति कहते हैं ना, कई बात इसमें तो यार अति चकली है, इसका मतलब अति क्या होता है, अति होता है यानी बहुत ज्यादा अपने आप को ज्यादा अपने आप को सब कुछ समझना, भी सब कुछ मैं ही हूं। जैसे मान लो अगर एक दल को सरकार बन जाए, तो वहां का प्रधानमंत्री वो कहेगा सब कुछ मैं ही हूँ, जो मैं कहूंगा वही कानून है, मैं कहूंगा वही नियम है, वह सिद्धांत है, थ्योरी, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसका मतलब उसमें अतिवाद आ जाता है, यानी वो फिर मनमर्जी का निर्णय लेना, डिसीजन लेना, कानून बनाना, मनमर्जी का काम करने लग जाता है वो, तो वो अतिवाद आ जाता है। लेकिन जब मिली जुली सरकार बनती है, इससे अतिवाद से क्या मिल जाती है, मुक्ति, यानी इसका मतलब वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री होता है वो इतनी मनमर्जी नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब फिर सभी दलों को साथ लेकर, वही बात आ गई कि गठबंधन या मिलीजुली सरकार में तो सरकार को सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है, और जब सभी दलों को साथ लेकर जाएगी तो इसका मतलब अतिवाद नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही दल की महिमा मंडन नहीं होगा, ऐसा नहीं बस यही दल सब कुछ है, क्योंकि सभी दलों ने मिला है, इसका मतलब सभी दलों का योगदान होता है, सभी दल इसमें प्रधान होते हैं। कोई भी दल अगर एक ही छोड़कर चला गया ना, छोटा क्षेत्रीय दल है, अगर वो भी छोड़ के चला गया ना, तो सरकार का जो शाखा वो संकट में आ जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, सरकार नहीं चल सकती। अगर एक दल की सरकार है, इसका मतलब अतिवादी हो सकता है, भी सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन जब सभी गठबंधन करते हैं, मिलीजुली सरकार बनाते हैं, ऐसी स्थिति में अतिवाद से क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, ठीक है। यानी सभी दल फिर क्या होते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं, और सभी दल के योगदान से सरकार चलती है, सभी दलों के योगदान से क्या चलती है, सरकार चलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी डीमेरिट की बात करते हैं, उसके नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, उसकी हानि की बात करते हैं। हानि, नकारात्मक पक्ष,
कुछ नेगेटिव फैक्ट भी है इसके, कुछ इसके डीमेरिट्स भी है, यानी दोष भी है। डीमेरिट्स होता है दोष, यानी कुछ इसके दोष भी है। यानी गठबंधन राजनीतिक सब लाभ ही नहीं है, दोष भी है। यानी इससे क्या होता है, राजनीतिक जो होता है ना अस्थायित्व रहता है, कभी सरकार गिर सकती है, कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निर्णय लेने के लिए सभी दलों को साथ लेना पड़ता है। तो कोई ऐसा कोई बढ़िया निर्णय लेना हो ना देश के लिए, तो फिर वो सभी दलों से पूछना पड़ता है। कोई ना कोई दल उसके अगर नाराज हो जाए तो ऐसी स्थिति में देश का विकास रुक जाता है। ठीक है, ये दोष है जो इसके जो डीमेरिट्स नकारात्मक पक्ष है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। यहाँ तक इतना ही पढ़ना आपको, इसको पूरे को नोट्स बनाते चलो। बहुत ही बढ़िया ये, क्योंकि गठबंधन की राजनीति आप देखते हो वर्तमान में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके राजनीति के ज्ञान के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।